फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू झारखंड आरएस क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक, काफी महत्वपूर्ण, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, आज का सेशन हमारा होगा ज्योग्राफी से, और वो है हमारा ग्लोब। ठीक है, ग्लोब के बारे में जानेंगे, यानी कि ग्लोब से लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं के बारे में समझेंगे क्या है। ठीक है, चलिए आइए, तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम ग्लोब की यदि हम बात करें तो पहले हेडिंग देंगे ग्लोब। ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में आया कि ग्लोब है क्या। ठीक है, तो ग्लोब आपका पृथ्वी का प्रतिरूप है। ठीक है, मॉडल ऑफ द अर्थ है ना। पृथ्वी के प्रतिरूप को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लोब बोलेंगे। ठीक है, तो चलो, पृथ्वी के प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे, है ना। मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, मॉडल ऑफ द अर्थ की हम लोग चर्चा करेंगे, आज पढ़ेंगे क्या है मॉडल। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए फिगर के जरिए समझते हैं, ना, मैप के जरिए इसको समझते हैं। तो चलिए, ये आपको जो दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, है ना, आप जो देख पा रहे हैं, ये कोई सर्कल नहीं है। हालांकि बोर्ड पे मैंने सर्कल बनाया, आपको 2 डायमेंशनल लग रहा होगा, लेकिन हालांकि ये 3 डायमेंशनल है और ये गोलाकार है। शेप में कैसा है? गोलाकार है, स्फेरिकल है। ठीक है, अब गोलाकार कहने का अर्थ है कि ये 3 डायमेंशनल है। क्या है ये? 3 डायमेंशनल है ना, त्रिविमीय है आकृति ये। अब हम बात करेंगे कि अभी हम ग्लोब इसको नहीं बोलेंगे जब तक कि इसका कुछ हम लोग पॉइंट को निर्देशित नहीं करते। ठीक है, तो पृथ्वी के प्रतिरूप को हम क्या बोलेंगे? ग्लोब बोलेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी का जो शेप होता है कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से है इसका शेप पृथ्वी का। देखिए, पृथ्वी का शेप जो है हमारा, है ना, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, ये वाला पार्ट जो आपका, ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट आपका चपटा है, फ्लैटेड है। ठीक है, और ये बल्ज है, ये वाला जो पार्ट है आपका उभरा हुआ है। ठीक है, बल्ज, और ये फ्लैटेंड। ठीक है, कैसा है? फ्लैटेंड है, यानी कि चपटा हुआ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका चपटा है, इसको हम लोग ध्रुव बोलेंगे, यानी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, और जो विषुवत पर जो होता है वो उभरा हुआ होता है, निकला हुआ थोड़ा होता है, फूला हुआ होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये इरेगुलर 3 डायमेंशनल शेप है ना, इरेगुलर है ये, यानी कि न तो गोल है पूरी तरह से, ठीक है, न ही अंडाकार बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो पृथ्वी का शेप कुछ इस तरह से है, यानी कि ये पार्ट आपका चपटा होगा और ये वाला कुछ इस तरह से फूला हुआ है ना। इसको फिगर थोड़ा सा, ये रहा आपका। ठीक, ये विषुवत है, और यहाँ थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, फूला हुआ होगा। हालांकि आप इसका जो कंपैरिजन करेंगे, हालांकि हम लोग ग्लोब में पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में डिफरेंस है शेप में, है ना, लेकिन एक हम प्रतिरूप की बात करें पृथ्वी के जैसे ही सोच हमने यहाँ कल्पना करके ही हम लोग स्टडी करेंगे। तो ग्लोब, ये हम देखिए, इसमें हम लोग कुछ रेखाएं निर्देशित करेंगे, जैसे इस तरह के लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने ड्रॉ किया, इसी तरह से और लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे लाइनें जो है इस तरह से ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, नीचे भी उसी तरह से हम लोग इस तरह से लाइनें ड्रॉ करेंगे। और जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये हकीकत में काल्पनिक रेखाएं हैं, है ना, और एक लाइन है, बल्कि लाइन नहीं बल्कि एक सर्कल कह सकते हैं इसको। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ठीक है, तो इसके राउंड राउंड ये बना हुआ है। ठीक है, बल्कि आपको बोर्ड में इस तरह से दिखाई पड़ रहा होगा, वन फेस जो सामने का फ्रंट वाला फेस इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये सर्कल है। वस्तुतः ये क्या है? सर्कल है, एक वृत्त है। ठीक है, ये क्या है? वृत्त है, और हम इसको बोलेंगे अक्षांश। क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे। ठीक है, इसको फिलहाल हम थोड़ा सा, है ना, एडिट कर देते, ये इरेज कर देते हैं और आगे देखते हैं। तो हमने हेडिंग दिया अक्षांश यानी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, इसके बारे में जानेंगे, मुख्य बातें क्या है। और एग्जाम में देखने को मिलता है अक्षांश से क्वेश्चन, देशांतर से क्वेश्चंस जो प्रश्न बनने लायक हैं वो बनते ही हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा।
ठीक है। तो अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड क्या है, तो हॉरिजॉन्टल यानी कि ये जितने भी हैं सब वृत्ताकार होते हैं। क्या होते हैं? वृत्ताकार हैं, ठीक है। जितने भी हैं, ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है, वृत्ताकार है। और ये क्या है? समानांतर होंगे। सभी वृत्त क्या होंगे? समांतर होंगे। दो चीज तो हमने देखा। उसके बाद दो अक्षांशों के बीच की दूरी हर जगह, ठीक है, दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगा। तो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी है ना, क्या लिखेंगे? क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी जो होगा, अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होगी? वो होगी 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। ये पश्चिम से है ना, पश्चिम से पूर्व ये लाइनें जो है वो ड्रॉ किया गया है, यानी पश्चिम से पूर्व इस तरह से खींचा गया है, ठीक है। क्षैतिज है, क्या है? क्षैतिज है। और यदि इसके बारे में बात करें तो क्या कह सकते हैं? सभी क्या वृत्ताकार, समानांतर, क्रमागत अक्षांशों के बीच कुल 111 किलोमीटर है, क्षैतिज है। और इसमें थोड़ा हम बात करेंगे जैसे जैसे हम अच्छा चलिए हम कुछ पॉइंट्स हम लेते हैं। जैसे 0 डिग्री लिए तो और हम ले सकते हैं, जैसे देखिए 0 डिग्री है, 1 2 3 4 5 6 7 करते करते 90 डिग्री तक यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। उसी तरह नीचे हम लोग दक्षिण की ओर 1 2 3 4 5 डिग्री करते करते 90 तक पहुंच जाएंगे हम लोग इस तरह से। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो इसमें है उसके बारे में, जैसे ये मान लेते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और इसको हम 6.68 डिग्री नॉर्थ। उसी तरह से साउथ में यदि आते हैं डिग्री नॉर्थ और 6.68 डिग्री नॉर्थ हम इसको कहेंगे, ठीक है। चलिए तो है क्या ये जो हमने ड्रॉ किया। हालांकि अक्षांश क्या है, तो अक्षांश देखिए, अक्षांश और क्या है? भौगोलिक, भौगोलिक निर्देशांक भी कहेंगे हम लोग, ठीक है। भौगोलिक निर्देशांक भी कहेंगे। जैसे आपका अक्षांश और देशांतर रेखाएं निर्देशांक के काम करते हैं, यानी कि स्थिति यानी स्थान के स्थान जो भी विश्व में स्थान है, जगह है, उसको लोकेट करने के लिए जनरली इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब एक तरह से अक्षांश क्या है? कोण है, क्या है? कोण की माप भी कर सकते हैं। कैसे इसका माप है? देखिए मान लेते हैं कि यहाँ कोई तल है, देखिए यहाँ समझते हैं इसको, है ना। ये मान लेते ग्लोब है और यहाँ हम एक तल ले लेते हैं कोई, है ना, एक ऐसा तल मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इस तरह से। देखिए ये मान लेते हैं कोई तल है, ठीक। अब देखिए यहां से ये मेरा 0 डिग्री, ठीक है, इसको बेस मानते हुए यदि यहां से हम ड्रॉ करें एंगल को माने, तो मान लेते हैं कि ये हमारा सपोज 30 डिग्री है, तो ये हमारा यहाँ क्या बनेगा? 30 डिग्री। इस तरह से ये जो है मेजर कर करके एंगल को एंगल में डिवाइड किया, यानी अक्षांश जो है वो कुछ नहीं है, बस कोण की माप आप कह सकते हैं, ठीक है। तो एंगल को हम लोग इस तरह से मेजर कर वो लिखा गया है। अब आते हैं बारी बारी समझते हैं। मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे हम ये अच्छा इस लाइन को पहले समझ लेते हैं ना, 0 डिग्री, ठीक। 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलेंगे हम लोग? 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग बोलेंगे भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। नाम से ही पता चल रहा होगा, भूमध्य यानी कि भूमि के यानी कि पृथ्वी के मध्य जो लाइन गया है 0 डिग्री वाला अक्षांश, वो क्या करता है कि पृथ्वी के दो भागों में बांटता है, बराबर बराबर अर्धगोला में बांटता है। ऊपर वाले भाग को हम बोलेंगे, उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को हम लोगों ने दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा रेखा होगी? भूमध्य रेखा। इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहेंगे, विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। 0 डिग्री। इस पे कुल यदि हम बात करें तो लगभग आपका 13 कंट्री यानी 13 देश इससे ये जो 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा जो है 13 देशों से होकर लगभग 13 देशों से होकर गुजरता है। उसके बाद हम यदि बात करें 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा बोलेंगे। और इससे होकर 17 देश, कितने? 17 देश गुजरते हैं। कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है, और उसमें से एक भारत भी हमारा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरता है। भारत के मध्य से होकर गुजरता, कितने राज्य से? 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो इंपॉर्टेंट बातें थी। उसके बाद यदि हम इसका ये 23.5 डिग्री, अच्छा ये नॉर्थ कर दिया ना, सॉरी, ये आपका साउथ होगा, ठीक है, ठीक है ना। ये क्या होगा? साउथ होगा, और 0 डिग्री से ऊपर वाला नॉर्थ होगा। अब 23 डिग्री साउथ को हम लोग बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा। और इससे 10 देश, कितने? 10 देश जो है मकर रेखा जो है 10 देशों से होकर गुजरती है।
तो हमने देखा क्या कि ये जो 0 डिग्री रेखाएं हैं, 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा बोल सकते हैं। भूमध्य विषुवत रेखा 13 देशों से गुजरती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर की ओर है तो क्या बोलेंगे, कर्क रेखा बोलेंगे, जो 17 देशों से गुजर है, उसमें भारत भी एक है। 23.5 डिग्री साउथ की यदि बात करें तो हमारा मकर रेखा। उसी तरह से यदि हम 66.5 डिग्री नॉर्थ की बात करें तो आर्कटिक वृत्त है, और ये हमारा अंटार्कटिक वृत्त कहलाएगा ये, ठीक है। 66.5 डिग्री साउथ दक्षिण और 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर जो है आर्कटिक वृत्त है। 90 डिग्री पे आते हैं यदि तो उत्तरी ध्रुव होगा हमारा, उत्तरी ध्रुव, और ये हमारा होगा दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज यहाँ ये आता है, हम लोगों ने डिस्टेंस को देखा और प्रत्येक लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होता है 111 किलोमीटर होगा। दूसरी चीज की इसमें और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं, है ना, ये भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो छोटी होती जाएगी, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वो भी छोटी, यानी ऊपर जाइए या फिर नीचे आइए दक्षिण की ओर, वो रेखाएं जो है वो छोटी होती जाएगी। उसके बाद यदि संख्या की बात करें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर संख्या है, ठीक है। संख्या के बारे में, कितनी संख्या है इसकी, तो देखिए 179 और 181। यदि हम ऐसा लिखते हैं तो कंफ्यूजन यहाँ होता है 179 और 181 में। तो अब समझते हैं, यदि एग्जाम में ऑप्शन में यदि दोनों रहता है तो फिर 179 में जाएंगे, ठीक है। और दोनों में से कोई एक रहेगा तो फिर तो क्लियर है कि आप किसी में टिक कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक रहा तो। लेकिन दोनों रहा तो आप 179 को मारेंगे, क्यों, देखिए संख्या कैसे हम निर्धारित करेंगे इसका। जैसे देखिए 0 डिग्री से ऊपर यदि जाएंगे, 1 डिग्री से शुरू होगा, है ना, 1 डिग्री से शुरू होगा तो 90 तक यदि जाते हैं तो 89 होगा, और फिर 0 डिग्री से नीचे जाएंगे तो भी 89 होगा, तो कितना हो जाएगा 178, और एक हमारा 0 डिग्री वाला काउंट होगा, है ना, वो हो जाएगा 179। अब आप कहेंगे कि 181 कैसे होगा, तो 181 मैंने 90 डिग्री को काउंट नहीं किया यहाँ और यहाँ, ठीक है। जनरली इसको कभी कभी काउंट नहीं किया जाता है, रीजन ये है कि ये यहाँ जाते जाते बिंदु शेप साइज का हो जाता है ना, इसको काउंट हम वृत्त में नहीं करते हैं, यानी कि लाइन में नहीं करेंगे, इस वजह से हम लोग 179 पढ़ेंगे, ठीक है। कभी कभी 181 भी होता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। यदि दोनों रहा तो आप 179 में जाएंगे, और यदि कोई एक रहा तो फिर आप 179, यदि रहा तो 179 मारेंगे, 181 रहा तो 181 मारेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा अक्षांश के बारे में, ठीक है, यानी कि लैटिट्यूड के बारे में जितनी बातें थी मैंने स्पष्ट किया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ में, फिर आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट लैटिट्यूड की ओर। चलिए, तो अब हम लोग इसके लॉन्गिट्यूड के बारे में जानते हैं, ठीक है। देशांतर रेखाएं क्या है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ एक चीज छूट रहा था, मिस हो रहा था, थोड़ा हम उसको पहले कर लेते हैं ना। जैसे पृथ्वी के बारे में मैंने देखा कि पृथ्वी का जो शेप था, है ना, देखिए पृथ्वी का ये जो शेप है, तो ये आपका है भूआब। कैसा शेप है, भूआब शेप, भूआब नहीं, भूआब कह सकते हैं ना, भू आब, कैसा शेप है, भूआब शेप, है ना। जब भी जैसे एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है पृथ्वी का शेप यानी कि आकार कैसा है, आपको ऑप्शन दे देगा, है ना, और फिर आपको टिक करने कहा जाएगा, तो इसमें कैसा कैसा कौन सा करेंगे हम लोग, भूआब, ठीक है। भूआब का अर्थ हुआ कि ऊपर यानी कि दोनों ध्रुवों पर चपटा और विषुवत पर थोड़ा उभरा हुआ यानी फूला हुआ रहेगा, उसी शेप को हम लोग बोलते हैं भूआब। चल, जो वाइड बोला जाता है इसको। उसके बाद हम लोग आते हैं, अब हम देशांतर रेखा की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, देशांतर रेखा की ओर चलते हैं। देशांतर रेखा क्या है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। देशांतर रेखाएं, ठीक है, जिस तरह से हमने बोला था कि अक्षांश रेखाएं जो है ना, क्षैतिज रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखाएं अदृश्य रेखाएं हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते, है ना। हालांकि आपको मैप वगैरह में आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जनरली आप सोच सकते हैं कि ये मात्र और मात्र काल्पनिक रेखाएं हैं, केवल कल्पना किया हुआ रेखा है ना, कहीं आपको दिखाई रियल में नहीं देने वाला, ठीक है। देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे, क्या है, तो ये भी जस्ट उसी तरह से है, ये भी काल्पनिक रेखाएं है, और ये जो आपका या उत्तरी ध्रुव से, है ना, देखिए इस तरह से
कुछ इस तरह से ये देखिए, ये रेखाएं इस तरह से है और इस तरह का जाल आपको दिखाया दे रहा होगा जो है ना, ये सेक्शन जो बटा हमारा इस तरह से है ना, अक्षांश रेखा और ये जो जहां मिल रहे हैं आपका देशांतर रेखाएं और इस तरह के जाल क्रिएट हो रहा है, इसको हम लोग ग्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रिड बोलेंगे। ठीक, उसके बाद लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड भी एक काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं और ये जो है ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है ना। क्या है? ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा है ये, है ना, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। उसके बाद ये भी एक भौगोलिक निर्देशांक है, भौगोलिक बोल सकते हैं निर्देशांक है। उसके बाद और इसमें यदि हम बात करें तो ये संख्या इसकी जो है ना, संख्या इसका है आपका 360। कितना? 360 इसकी संख्याएं हैं और ये हमारा 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है। संख्या कितना है? 360। उसके बाद हम और इसमें यदि मेन बात करें तो ये दो जो इसमें डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, दो जो आपको दिखाई दे रहा होगा, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी हर जगह देख रहे हैं अलग अलग वैरी कर रहा है। तो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाए, इससे आपसे ये क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज्यादा रेखाओं के बीच की दूरी जो है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ होगा? तो आप सीधा बोलिएगा विषुवत रेखा पे। कहाँ पे? विषुवत रेखा पर इसकी जो दूरी है वो है 111.34 किलोमीटर के अप्रॉक्स। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे, ठीक है, ध्रुवों पर ये क्या होता है? मिल जाता है आपस में, क्या होता है? मिल नगण्य हो जाता है दोनों, है ना। तो लिखेंगे सबसे कम इसकी दूरी जो होती है ध्रुवों पर सबसे कम होगा, दोनों के बीच की दूरी सबसे कम होता है, नगण्य के बराबर, यानी कि दोनों आपस में क्या होते हैं? जाकर के मिल जाते हैं। तो इस कंडीशन में दूरी जो होगा क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, है ना, मिल जाते हैं आपस में। इसीलिए तो मैंने क्या देखा कि इसमें क्या हम लोगों ने देखा कि देशांतर में जो दो रेखा के बीच की दूरी है विषुवत पर ज्यादा होगा और बाकी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग दूरी घटते चला जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इंपॉर्टेंट हमारे देशांतर के बारे में। और देशांतर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। जैसे 0 डिग्री देशांतर को क्या कहेंगे वो जान लेते हैं थोड़ा हम लोग। 0 डिग्री देशांतर को हम लोग बोलेंगे ग्रीनविच, ग्रीनविच बोलेंगे, जो कि आपका जो ग्रीनविच आपका लंदन में है ना, कहाँ है? लंदन में। और प्राइम मेरिडियन भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, प्राइम मेरिडियन भी कहेंगे, यानी कि ये प्रधान मानक रेखा कहेंगे हम लोग, प्रधान मानक रेखा प्राइम मेरिडियन। और इसी से हम लोग, इसी 0 डिग्री देशांतर से ही हम लोग विश्व की जितनी टाइम है इससे निर्धारित करते हैं। जैसा कि ना पता है आपको कि ये जो 0 डिग्री देशांतर लंदन से गुजरता है, तो लंदन और भारत के टाइम में डिफरेंस जो आपका इस क्लियर करेंगे हम लोग, है ना, कि कितना टाइम कहाँ कितना होगा उस आधार पे, कि यदि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के टाइम में डिफरेंस कितना आया, वो क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपका ये जेपीएससी जो इस बार हुआ था आपका 2023, हाँ 2023 के नहीं 2024 के जेपीएससी में आया वो क्वेश्चन है पीटी में कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच टाइम का डिफरेंस कितना है, तो 2 घंटे कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देशांतर जो भी टाइम जब भी हम लोग फाइंड करेंगे तो देशांतर को ही लेकर करेंगे। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन हम लेगा प्रधान मानक है, इसे प्रधान आमयोत्तर भी बोलेंगे। देखिए इतना सारा जो मैंने लिखने का वजह ये है कि एक ही नाम से बहुत सारी चीजें, ठीक है, 0 डिग्री इतना सारी चीज बोला जाता है। उसके बाद आता है 180 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर को हम लोग बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसका ही जिक्र कर रहा हूँ, बाकी तो खैर बहुत चीज है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में देखते हैं हम लोग। 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये जो रेखा है कहाँ से गुजरता है? प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरता है। ये कोई सीधी रेखा नहीं है, थोड़ा सा कर्व होकर टेढ़ा होकर गुजरता है, यानी अलास्का, अलास्का जो अमेरिका का पार्ट है, और इधर हमारा यूरोप के पूर्वी भाग यानी रूस के, ठीक है, रूस के पूर्वी हिस्से से होकर गुजरता है लाइन, है ना। अलास्का अमेरिका का पार्ट है, जैसे अमेरिका आपका यहाँ है, रूस यहाँ है, और ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है, उसी से होकर हमारा ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर होगी। अच्छा, अब 0 डिग्री देशांतर जो है ये भी भारत को, भारत बोलते हैं सॉरी, ये भी विश्व को, है ना, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि पश्चिमी अर्धगोलार्ध और ये पूर्वी अर्ध
गोलार्ध, है ना, पश्चिमी अर्धगोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो 0 डिग्री, अच्छा 180 डिग्री बोल सकते हो, वो भी डिवाइड करेगा इसी तरह से। तो ये हमने देखा क्या, ग्लोब यानी कि पृथ्वी से संबंधित जितने भी अक्षांश रेखाएं और ग्लोब देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोगों ने जाना। उम्मीद है कि जो भी डाउट होगा इसमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ आप लोगों को। आने वाले वीडियो में मैं इससे टाइम के बारे में जानेंगे, देशांतर से किस प्रकार से पृथ्वी पर के अलग अलग हिस्सों का टाइम, क्षेत्रों का टाइम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।